तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चला हुआ है, उसी में एक चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सबसे पहले रिएक्शन आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एक एसिड है। तो एसिड की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले अगर मैं बात कर देता हूँ रिएक्शंस विद मैटर। रिएक्शंस विद मैटर, जब हम रिएक्शंस विद मेटल की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर जनरली आपने देखा जो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और एसिड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ज़्यादातर अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम के साथ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो क्या करेगा, RCO नेगेटिव एंड पॉजिटिव, साथ में क्या बाहर निकाल देगा, हाफ H2, यानी कि उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है एसिड की तरह, और यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की। अगर इसकी जगह पे आप RCOH और Zn का यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं, तो बनाएगा RCOP ट्वाइस Zn, साथ में क्या बाहर निकलेगा, H2। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई इसमें से H2 बाहर निकलेगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से खाली हाफ H2 बाहर निकलेगा? तो आप जानते हैं सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं इसमें, कि अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, रिएक्शंस विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, किसके साथ रिएक्शन करनी है आपको, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करनी है। सोडियम कार्बोनेट आप जानते हैं Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, NHCO3। अब इनकी रिएक्शंस कैसे करेंगे, इसकी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट की। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में ब्रिस्क एफरवेंस निकलती है, और जो ब्रिस्क एफरवेंस होती है उसका मतलब क्या है, जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो उसके अंदर से CO2 गैस बाहर निकलती है। तो जो CO2 गैस उसके अंदर से बाहर निकलेगी, उससे पता चल जाएगा कि आपने कोई ना कोई एसिड आपने यूज किया है। तो अगर आपको किसी भी एसिड की किसी के साथ डिस्टिंक्शन करनी है, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम जो बाइकार्बोनेट टेस्ट है ये किस में हेल्प करता है, हमारे जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाए तो क्या बाहर निकलेगा, RCO नेगेटिव, H2O और CO2। एक चीज आपको याद रखनी है, कहीं आप सोच रहे हो कि CO2 इसमें से बाहर निकला कार्बोक्सिलिक एसिड में से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 बाहर नहीं निकला, फिर आप कहेंगे सर फिर किस में से निकला। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि CO2 इसमें से बाहर नहीं निकला, CO2 कहाँ से बाहर निकला है, सोडियम बाइकार्बोनेट में से, और इसकी क्या होती है, ब्रिस्क एफरवेंस। अब आप में से बहुत ये कह सकते हैं सर ये होती क्या एक्चुअल में, इसका मतलब ये होता है कि CO2 जब इसमें से बाहर निकलती है, तो आप देखेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक का मैं एग्जांपल आपके सामने लिख सकता हूँ, कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं तो उसके अंदर से आपने देखा होगा थोड़े से बबल्स निकलते हैं, वो किससे होते हैं, CO2 के। तो वो तो NaCl डालने की वजह से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो उसके अंदर जो CO2 बाहर निकलती है वो आपकी ब्रिस्क एफरवेंस ही होंगे, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी वजह से आपको लगेगा कि उसके अंदर से क्या बाहर निकल रही है, CO2 बाहर निकल रही है, और CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट में से निकलेगी, ना कि सोडियम कार्बोनेट में से। अगर इसी रिएक्शन को आप एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड इस तरह की ब्रिस्क एफरवेंस नहीं निकालता। तो अगर आपको एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंक्शन करनी है तो ये मेथड सबसे अच्छा रहेगा, इसे आप नोट डाउन कीजिए। ये हमने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आते हैं इसमें,
अगर आप ये कहने लगे सर आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिखी नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लिख देता हूँ, Na2CO3 क्या बना देगा, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी, साथ में H2 बाहर निकलेगी। एक चीज आप याद रखेंगे इसमें कि जो मेन पॉइंट है इसमें R क्या होता है, जैसे R हम जनरली लिख देते हैं, तो R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। फिर उसके बाद बिल्कुल इसकी रिएक्शन किसकी तरह हुई थी, इसकी रिएक्शन जो हुई थी वो एसिड बेस की तरह ही हुई, मतलब कि जैसे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करी थी ऐसी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हुई थी। अब बात करते हैं रिएक्शंस हुए बेस, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं CH3COH है, ये क्या होता है, एक एसिड। इसके अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना देगा, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में क्या बाहर निकलेगा, H2, और ये क्या बना देगा, सॉल्ट। आप जानते हैं जब एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बाहर निकलता है, सॉल्ट ही बाहर निकलता है। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, किसी और बेस के साथ करवाते हैं जैसे कि NH4OH, तो ये क्या बना देगा, ये भी सॉल्ट ही बनाएगा। ये किसी तरह काम कर रहा है बेस, ये किसी तरह काम कर रहा है एसिड, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और बाहर करने के लिए H2। तो आपने देख लिया रिएक्शंस विद बेस किस तरह से काम करेगी, रिएक्शंस विद सॉल्ट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह से रिएक्शन कर रही है, वो सभी चीजें आपने देखी। तो ये पॉइंट्स आपने देख लिए किस तरह से रिएक्शन करेगी, किस तरह से रिएक्शन नहीं करेगी। फिर अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं। वैसे तो मैंने रिएक्शन आपको करवा दी थी, लेकिन एक नई रिएक्शन में आज आपको करवाने वाला हूं इसमें। जैसे कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है CH3COH, और अगर आप इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते तो मैंने आपको पहले बता रखा था किसी तरह काम करेगा बेस, ये किसी तरह काम करेगा एसिड, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्ट। तो हमारे पास ये सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इस सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो क्या बना देगा, CH3CONH2, और बाहर करने के लिए H2, यानी कि अमाइड बनाने के लिए अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी किसमें पढ़ ली थी, अमाइड के केस में पढ़ ली थी, तो ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। अब मैं जो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें बताने वाला हूं जो आने के चांस होते हैं, ये वाली वो रिएक्शन, इसे कहते हैं हम थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाइए आप अमोनिया के साथ, CONH4 पॉजिटिव नेगेटिव, CONH4 पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, CONH2 CONH2। लेकिन इसे और स्ट्रॉन्ग हीट अगर आप करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हीट करने पर इसमें से क्या बाहर निकल जाती है, अमोनिया, और एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसकी हम एक रिएक्शन में यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलामाइड। तो आपको याद आ गई होगी इससे रिएक्शन हमने करी थी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो इसलिए इंपोर्टेंट रिएक्शन की जो मुझे आपको बतानी थी, तो इसे नोट डाउन कीजिए। अगर आप इसकी जगह पे कोई एसिड क्लोराइड भी लेते हैं, CH3COCl भी लेते हैं, उसकी भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो भी अमाइड ही बनाएगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते, लिखिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं
फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अभी एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? वैसे तो मैं आपको रिएक्शन ऑलरेडी करवा चुका हूं जब मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड करवाया। अगर मैं इसकी P2O5 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, इसका H बाहर निकलेगा, इसका क्या बाहर निकलेगा? OH क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, वाटर बाहर निकलेगा इसमें से, तो इसे क्या कह सकते हैं आप? एनहाइड्राइड फॉर्म। तो इस तरह से कोई भी एनहाइड्राइड बना सकते हैं। C6H5COH, C6H5COH। अब जब रिएक्शन आएगी तो आपको जरूरी नहीं है कि 2 मोल इसके लिए रखें, 1 मोल दे रखा हो तभी रिएक्शन करवानी पड़ जाए। ये आप सोचेंगे सर इसमें 2 मोल मिलेंगे तभी हमें एनहाइड्राइड बनेंगे, नहीं। अगर आपको 1 मोल भी दे रखा तो आप मान के चलेंगे कि उसकी कहीं ना कहीं 2 मोल है, तो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे? एनहाइड्राइड फॉर्म करेंगे। सेकंड कंपाउंड आप नहीं बना देंगे। ईस्टर वाली रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। जब ईस्टर वाली रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी तो सिर्फ करवाने की जरूरत नहीं है, पूरे 3 वीडियो मैंने आपके लिए उसके बनाए थे। अब है उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। जब फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं एसिड क्लोराइड कौन सा ग्रुप होता है? COCl। अगर आपको नहीं पता तो आप नोमेनक्लेचर में जाकर के देख सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने जनरली, अगर आप इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन मैं आपको एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी पढ़ रखी है, PCl3 की, PCl5 की, SOCl2 की, तो इसे ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया है इसे। तो आप जानते हैं वहाँ भी OH ग्रुप को रिप्लेस करता था, OH की जगह पे क्या आ जाता था? Cl आ जाता था, और साथ में क्या बनेगा? H3PO। अगर आप इसकी जगह PCl5 लेंगे, वो भी क्या बनाएगा? वो भी OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा। ट्रिक है, याद रख लेना, OH ग्रुप को रिप्लेस करता है जनरली, Cl लगा देता है। एल्कोहल में भी ऐसे करता है, कार्बोक्सिलिक में भी ऐसे करता है। साथ में क्या बाहर निकलेगा? PuCl3, साथ में क्या आएगा? HCl। तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? अगर आप SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दे तब क्या बनाएंगे? RCOCl, साथ में क्या आएगा? SO2, साथ में क्या बाहर निकलेगा? HCl। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपके सामने जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कि आपने लिया CH3COH, इसी के से रिएक्शन करवाए PCl3 से, तो क्या बना देगा? CH3COCl। अगर आपने CH3COH के अंदर क्या डाल दिया है? PCl5, तो क्या बनाएगा? CH3COCl। इसमें क्या बाहर निकलेगा? H3PO3। इसमें क्या बाहर निकलेगा? POCl3, और साथ में क्या बाहर निकलेगा? HCl। ठीक है, तो इस तरह से सब प्रोडक्ट निकलेंगे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड H। ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड में भी आती है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आती है। वहां मैंने ये करवाई नहीं थी, तो अब दोनों ही रिएक्शन में एक साथ करवा दूंगा, एल्डिहाइड वाली भी और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली भी। एल्डिहाइड या कीटोन वाली RCHO है, इसकी रिएक्शन करवाई आपने 2,4HI के साथ, और कैटलिस्ट का लिया आपने रेड फॉस्फोरस। क्या बनाएगा? इसमें से बाहर निकलेगा H2। जब H2 बाहर निकल गया तो 2 हाइड्रोजन बची है हमारे पास, 2 इसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्या बना देगा? RCH3। साथ में बाहर क्या निकलेगा? 2I। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको दे रखा है CH3CH, ये क्या एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई आपने 4HI के साथ, क्या बाहर निकलेगा? इसमें से 2I2 बाहर निकलेगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा? CH3CH3, और साथ में क्या बाहर निकलेगा? H2। अगर आपने CH3COCH3 लिया है, 4HI, साथ में क्या बाहर निकलेगा? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, क्या बना देंगे? CH3CH2CH3, एक क्या आएगा इसमें? H2, और साथ में क्या आएगा? 2I।
ठीक है, CH3 CH2 CH3 H2 और क्या बना देगा 2I। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं सर, अगर इसकी जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता फिर यहाँ पे 6H आता, रेड फॉस्फोरस आएगा, क्या लिखेंगे आप इसे H2, साथ में क्या बाहर निकलेगा RCH3, साथ में क्या बाहर निकलेगा 3I। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, क्या दिया 6HI, क्या डाल दिया आपने इसमें रेड फॉस्फोरस, क्या बना देगा 3H2O CH3 CH3, साथ में क्या हमारा आएगा 3I। तो मैं साथ साथ आपको एग्जांपल ही बता रहा हूं। R का मतलब क्या होता है, R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है जनरली, अगर नहीं जान पाए हैं तो समझ लीजिए कि क्या होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n प्लस में 1। जो भी इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो एल्काइल ग्रुप होता है। तो मैंने आपको कंपाउंड बता दिया कि किस तरह से रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करेंगे। इन रिएक्शन में ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्ट ही आ जाती है और CBSE लेवल पे भी, और ना ही अगर हम बात करें नीट और मेंस लेवल पे भी तो वहाँ भी डायरेक्ट ही आएगी, यहाँ पर कुछ डिटेल नहीं पूछ जाती रिएक्शन की। तो इसलिए मैं इन रिएक्शन को आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा मतलब सिलेबस भी थोड़ा हमारा फास्ट हो जाए, क्योंकि हमारा बहुत सारा सिलेबस अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता चल गया वो किस तरह से इसकी रिएक्शंस हो रही हैं। तो रेड फॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया, आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर ली है, आपने एसिड क्लोराइड बनाना सीख लिया है, आपने किस तरह से मेटल के साथ रिएक्शन करता है, कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, या किस तरह से बेस के साथ रिएक्शन करता है। इतने सारे रिएक्शन आपने पढ़ ली। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो आज एक और रिएक्शन पढ़ती है HVZ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फुल फॉर्म होती है इसकी हेल वॉलार्ड जेलेंस्की। इस रिएक्शन के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है, देखो इस रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी मैंने एक रीमन टीमन रिएक्शन नहीं करवाई और एक ये हेल वॉलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन नहीं करवाई। दोनों ही रिएक्शंस बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, इसके ऐसा नहीं कि उसे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में आती है रिएक्शन। लेकिन अगर हम CBSE लेवल की बात करें तो रिएक्शन यहीं पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा है, एक कंपाउंड लिया आपने RCH2COH, ये एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने ले लिया, और मतलब कि ये जनरल रिएक्शन लिखवा रहा हूँ और उसके बाद फिर एग्जाम्पल की बात आएगी। तो इसमें अगर हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ और रेड फॉस्फोरस मतलब H2। अब X क्या है इसमें, X में कोई भी हेलोजन है। अब हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इनके साथ रिएक्शन करवानी। जनरली तो रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही होगी। और रेड फॉस्फोरस लिया है आपने, क्या करेगा रिएक्शन, जहां पर भी आपको अल्फा हाइड्रोजन दे रखी है वहां पे क्या लग जाएगा X, जहां भी अल्फा हाइड्रोजन दे रखी है क्या लग जाएगा वहां पे X, और क्या बाहर निकल जाएगा HX। ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर आपने एक्सेस में लिया है, अगर H2 आपने एक्सेस में लिया है तो रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा X लग जाएगा, फिर क्या आएगा CH, तो ये कंपाउंड इसमें बन जाएगा। तो आपने पढ़ लिया किस तरह से रिएक्शन हो रही है, इसे नोट डाउन करो। मैं फिर बता देता हूँ इस रिएक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं इसके आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप टेंशन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि इसके क्या क्या यूज होते हैं, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस रिएक्शन के यूज क्या क्या, मैंने रिएक्शन आपको बता दिया, एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपने रखा CH3COH, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसके साथ रिएक्शन करवाई, क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस, ये आपको एक्सेस में दे रखा है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है एक्चुअल में,
एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन के साथ हेलोजन ग्रुप को क्या कर दिया गया है, एक्सचेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी क्या होगा, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन क्यों लिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों लिए, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होती है और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या बना देंगे, CH2CuCl COOH, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, HCl। फिर रिएक्शन करवाओगे आप रेड फास्फोरस, यहाँ पे भी रेड फास्फोरस लेना पड़ेगा, और Cl के साथ Cl2 के साथ, तो क्या बना देगा CHCl Cl2COH। फिर रिएक्शन करवाएंगे आप किसके साथ, Cl2 के साथ, रेड फास्फोरस लेना पड़ेगा, फिर से क्या बना देंगे Cl3CCOH। तो ये तब तक रिएक्शन होती रहती है जब तक कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन को नोट डाउन करो आप। अब आते हैं इसके क्या क्या एप्लीकेशन है रिएक्शन की। तो अगर आप बायो से रिलेटेड है तो आपने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा होगा। ये रिएक्शन अमीनो एसिड की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इधर रखा CH2X, इतना आप इस रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते, आप कह सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं सर, कि हाइड्रोजन हट जाएगी और उस जगह पे क्या लग जाएगा, हेलोजन ग्रुप लग जाएगा। मान के चलो ये हेलोजन ग्रुप क्लोरीन है, हो कोई भी सकता है, मतलब जो मैंने बताया था ब्रोमीन क्लोरीन। इसकी रिएक्शन करवाई आपने, कई रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसकी। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ तो Cl हटेगा। ये रिएक्शन आपने अगर नहीं पढ़ी तो हेलोजन वाले में मेरी रिएक्शन करवाई, आप पढ़ सकते हैं। NO2 के साथ मतलब कि Cl हट जाएगा, NO2 लग जाएगा और ये आएगा COH। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, KCl के साथ, तो आप जानते Cl हट जाता है, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा AgCl और क्या बनेगा CH2Cl COH। अगर इस रिएक्शन को हम AgCl के साथ करवाते फिर क्या होता, तो AgCl के साथ क्या बना देते हैं, NCH2COH। अगर आप ये समझ रहे हैं ये और ये सेम है तो ये सेम नहीं है, उसमें नाइट्रोजन से अटैच है, उसमें कार्बन से अटैच है। और अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बना देंगे NH2CH2COH। तो ये क्या है, एक अमीनो एसिड है। तो आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी किस तरह से हम इसकी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसमें AgCl बनेगा। इस वाले मतलब कि इस वाले में NO2 ग्रुप लग जाता है, Cl हटा करके इसमें क्या लगा सकते हैं Cn, यानी कि आप अल्फा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर कोई ग्रुप लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट मेथड होता है। पहले आप क्लोरीन लगाएंगे या ब्रोमीन लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यानी पहले आपने HBZ रिएक्शन करी और HBZ करने के बाद क्या कर दिया आपने, इस तरह की रिएक्शन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हुंस डाइकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपने एक सॉल्ट लिया या ईस्टर ले लिया, सॉल्ट कह सकते हो आप, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करी आपने Br2 के साथ, क्या बाहर निकलेगा इसमें AgBr, साथ में क्या आएगा CO2 और साथ में क्या आ जाएगा Br। तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाने के लिए,
ब्रोमीन बनाने के लिए आप क्या कह सकते हैं इसे, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आप हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे क्या ले रहे हैं, I2 यूज करते हैं, याद रखना आयोडीन, तब इस रिएक्शन में क्या नहीं बनता है, आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। इसमें क्या बन जाता है फिर, ईस्टर। तो आपको इसमें क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। ये चीज आपको याद रखनी, इसमें ईस्टर बनता है। जैसे आपने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया CH3COAG, साथ में क्या लिया I2, क्या बना देगा CH3CO, CH3, साथ में क्या बाहर निकलेगा CO2, साथ में क्या बाहर निकलेगा AgI। इसे नोट डाउन करिए कि इसमें ईस्टर बनता है, इसमें क्या बनता है, हेलोजन ग्रुप बनता है। दोनों की रिएक्शन क्या है, एक जैसी, दोनों का नाम मोस्टिकर है, लेकिन इसमें आयोडीन यूज किया, इसमें क्या यूज किया आपने, ब्रोमीन। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। जो हम बेंजोइक एसिड की रिएक्शन की बात करेंगे, यहां पर हमें ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। एक तो क्वेश्चन आता है कि बेंजोइक एसिड क्या नहीं देता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। जैसे कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहा था, ऐसे बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले तो कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं इसका, अगर आप इसका क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, आपको एक चीज मैंने पहले ही करवा दी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो रेजोनेंस का जो लास्ट वाला वीडियो है, सेकंड लास्ट वीडियो, लास्ट वाला वीडियो, उसे जरूर देख लें। मैंने बताया था कि जो COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप लगेगा, वो किसके रिस्पेक्ट में लगेगा इससे मतलब नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप लगेगा तो वो उसकी मेटा पोजीशन पर लगेगा। अगर आप इसके H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, COH, इसकी मेटा पोजीशन पर क्या लगेगा, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये होगी सल्फोनेशन। और अगर आप इसका नाइट्रेशन करवाते हैं, आप जानते हैं नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड। तो ये क्या बना देगा, जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहां लग जाएगा, मेटा पोजीशन। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस थी। एक चीज आपको याद रखनी है, कांट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं देते फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें ऐसा क्या आगे, तो वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, इसलिए नहीं देता। इसके दो रीजन आपको लिखने हैं। कौन कौन से रीजन है इसके, फर्स्ट रीजन क्या आएगा, COH इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, वो मैंने वो भी 4th और 5th वीडियो में बता रखा है। रेजोनेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि COH जैसे ही इस पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम करवाते हैं, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जब इस पर अटैक करेगी, COH ग्रुप क्या करता है, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। और इस पर एक अटैक करने वाला ग्रुप भी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसके साथ एक COH ग्रुप ऑलरेडी अटैच है। जब इस पर कोई ग्रुप अटैक करेगा जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये खुद बेंजीन रिंग भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, तो रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी इसकी वजह से,
और जो ग्रुप अटैक करेगा वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस वजह से तुम्हें इजीली रिएक्शन नहीं होती। उसमें क्या यूज करते हैं यहाँ पे, लुईस एसिड। लुईस एसिड किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, लुईस एसिड AlCl3 रिएक्ट्स विद COH ग्रुप। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल, AlCl3 भी एक एसिड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक एसिड है, तो एसिड एसिड थोड़ी रिएक्ट करते हैं। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जितना मैंने अभी तक बताया, फिर मैं बताता हूं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। या आपने नोट डाउन कर लिया। एक्चुअली होता क्या है, AlCl3 एक लुईस एसिड, और लुईस एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी मिले। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहां पर लॉन पेयर होती है, तो AlCl3 जो ग्रुप होता है इसी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज आपको याद रखनी। अब अगर आप ये सोचने लगे कि इस वाले ऑक्सीजन से कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि डीलोग्लाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देते इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिर्फ इसी वाले ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक जो आप हंसडी का रिएक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर उसमें ब्रोमीन हो जाता है, मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो जाती है, लेकिन आयोडीन के साथ ईस्टर क्यों बनता है, क्योंकि आयोडीन की जो लिंकेज है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, तो वो जल्दी से क्या होते हैं, मतलब आयोडीन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है, आप जानते हैं। तो इतनी जल्दी क्या नहीं होते, वीक होने की वजह जल्दी से मतलब कि वो दोबारा से इजीली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होने की वजह से मतलब कि अगर आप ये कहना चाहें कि जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन जो ग्रुप होता है मतलब आई रेडिकल बनेगी, और जो आई रेडिकल बनेगा उसमें तो आई रेडिकल जो बन तो जाएगा लेकिन वो इजीली कंबाइंड भी हो जाता है, यानी कि इतनी जल्दी रिएक्शन हो नहीं पाती। ठीक है ना, मतलब आई और आई तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा लेकिन वो दूसरे के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन और ब्रोमीन का बॉन्ड इतना वीक नहीं होता, इसलिए वो हिस्टोरिकल रिएक्शन में क्या बनता है, हेलोएल्केन बन जाता है, लेकिन उसमें क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ रिएक्शंस और भी हैं, जैसे कि जो फॉर्मिक एसिड की जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ तो क्या बाहर निकल जाएगा H2, साथ में क्या बनेगा C। इसकी रिएक्शन करवाते हैं अगर आप इसके साथ AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव, तो इसमें सिल्वर मिरर बनता है, याद रखना क्या बनेगा, इसमें सिल्वर मिरर बनेगा। और ये CO2 और H2 चेंज हो जाएगा, ये सिल्वर मिरर देता है। ये ओनली एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट देता है, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। ये फेलिंग टेस्ट भी देता है, Cu2O बन जाएगा, Cu2 बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकलेगा, कैसी पीपीटी आएगी, रेड पीपीटी। एक और भी है, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं Hg2Cl2 के साथ, HgCl2 के साथ यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, तो क्या बना देगा Hg2Cl2, इसे क्या कहेंगे आप, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसकी पीपीटी कैसी होती है, व्हाइट पीपीटी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने आपको बताने वाला था, तो ये दोनों सभी इंपोर्टेंट रिएक्शन मैंने बता दी है फॉर्मिक एसिड की, तो इन रिएक्शंस को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी कुछ रिएक्शंस ये हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक डिस्टिंक्शन टेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, वो आपको पढ़ ही लेना है। और कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट हो सकते हैं जैसे कि CH3COH, अगर आप इसके अंदर
FeCl3 डालते हैं तो ये क्या बना देगा CH3COP थ्राइस Fe। इसकी कैसी पीपीटी बनाता है, बफ कलर पीपीटी, बफ कलर बना देगा। बफ कलर कैसा है, कैसा होता है जैसे रेगिस्तानी रेत होता है ना, ऐसा कलर होता है इसका। तो इसका यूज कर सकते हैं आप डिस्टिंक्शन के लिए। और किससे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, जैसे CH3CHO के साथ FeCl3 रिएक्शन थोड़ी देगा, या एल्कोहल के साथ कर सकते हैं आप इसका, या आप जानते हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं। ये कैसी पीपीटी देता है, ये देता है वॉयलेट पीपीटी, वॉयलेट कलर का कंपाउंड देगा। तो अगर ये दोनों मिल जाए, भाई आपसे कहा जाए फिनोल और एसिटिक एसिड में डिस्टिंक्शन करो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए बेंजोइक एसिड के साथ भी रिएक्शन देता है, तो बेंजोइक एसिड के साथ क्या बनाएगा, ब्लड वाइन कलर। कैसे कलर देता है, ब्लड वाइन या रेड वाइन कलर देता है, रेड वाइन की तरह का कलर देता है। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, HC। इसमें क्या बाहर निकलेगा, HC। इसमें क्या बाहर निकलेगा, HC। तो अगर इन तीनों डिस्टिंक्शन करनी है, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, और तब आप इसका यूज कर सकते हैं। फिनोल और इसमें करेंगे डिस्टिंक्शन तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे डिस्टिंक्शन करने के लिए आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर डिस्टिंक्शन टेस्ट में, डिस्टिंक्शन टेस्ट में कोई भी आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपसे दे दिया जाए ये वाला, इसके ईस्टर के लिए आप आंसर, ईस्टर के लिए तो आपने बताया नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर हम ईस्टर वाली बात करते हैं तो अगर आपको ईस्टर का टेस्ट करना है तो एक चीज आपको याद रखनी है, उसमें आप उसके हाइड्रोलिसिस कर, आप उसकी क्या कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। और आपको ईस्टर की हाइड्रोलिसिस आती है, तो CH3COH और साथ में क्या बनेगा, C2H5OH। इससे क्या बनेगा, C2H5 COH और C2H5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या फायदा हो जाएगा, यहाँ पर क्या दे रखा आपको, जैसे कि यहाँ पर C6H5 दे रखा, तो एक चीज का फायदा क्या हो गया आपके लिए कि यहाँ पे C6H5COH बन गया, यहाँ पे एसिटिक एसिड बन गया। पहले आपको अगर ईस्टर की डिस्टिंक्शन करनी है तो पहले आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, फिर उसमें कौन सा टेस्ट कर सकते हैं आप, FeCl3 टेस्ट। ये कैसा कलर देता है, बफ कलर। ये कैसा कलर देता है, रेड वाइन कलर। तो हो जाएगी ना डिस्टिंक्शन ईस्टर की। तो अगर आपको ईस्टर की किसी की डिस्टिंक्शन करने के लिए आ जाए तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं। जब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ चीजें नहीं बची, इसमें जो थोड़ा बहुत चीजें बच रही हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा CBSE लेवल पे। मेंस और एडवांस लेवल के लिए अलग से हमें वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि उसकी कुछ रिएक्शंस आती हैं अलग से, तो उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल मेंस लेवल तक की अगर हम बात करें, मेंस तक तो हो जाएगा, एडवांस के लिए थोड़ी सी रह जाएगी, तो वहाँ तक आप जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को वॉच करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, जो भी 12th या 11th क्लास में या BSc फर्स्ट ईयर में भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें और अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें।